आज हम सफर करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में और मिलने वाले हैं एक ऐसे सम्राट से जिनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त की, जिन्होंने करीब 335 ईस्वी में राज किया था। अच्छा, ये उपाधि तो जरूर सुनी होगी, भारत का नेपोलियन। पर सवाल यह है कि आखिर ये थे कौन और इतना बड़ा खिताब इन्हें क्यों दिया गया। आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और समुद्रगुप्त की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने समुद्रगुप्त को इतिहास में अमर कर दिया, और वो थी उनकी जबरदस्त सैन्य विजय। उन्होंने एक के बाद एक लड़ाइयां जीती और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। अब मजे की बात यह है कि हमें उनकी जीतों के बारे में जो कुछ भी पता है उसका ज्यादातर हिस्सा एक ही जगह से आता है, और वो है इलाहाबाद का स्तंभलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिसेन ने, जिसमें उनकी विजयों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। समुद्रगुप्त की रणनीति कमाल की थी, एकदम सोची समझी। उन्होंने अपने विजय अभियान को 3 हिस्सों में बांटा। पहले उन्होंने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत को जीता, फिर उनका रुख हुआ दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत की तरफ, और आखिर में उन्होंने सीमा पर बसे राज्यों पर अपना कंट्रोल जमाया। और यहीं पर उनकी राजनीतिक सूझबूझ देखने को मिलती है। देखिए, उत्तर भारत के राजाओं को हराने के बाद उन्होंने उनके राज्यों को सीधा अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण के राजाओं को हराने के बाद भी उन्हें अपना राज चलाने दिया। बस शर्त ये थी कि वो उन्हें टैक्स देते रहेंगे। कितनी चतुर पॉलिसी थी, है ना? तो इन सब जीतों का नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ा साम्राज्य। जरा सोचकर देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब तक फैला हुआ। उन्होंने सचमुच पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया था। लेकिन रुकिए, समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। चलिए अब उनकी शख्सियत के एक दूसरे और शायद ज्यादा दिलचस्प पहलू को देखते हैं। उनकी सैन्य जीतें तो लाजवाब थी हैं, पर जब हम उनके चलाए हुए सिक्के देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। ये सिक्के हमें उनके एक छिपे हुए हुनर के बारे में बताते हैं। जी हाँ, एक तरफ तलवार और दूसरी तरफ वीणा। समुद्रगुप्त एक महान विजेता होने के साथ साथ एक बेहतरीन कलाकार भी थे। उन्हें वीणा बजाने का बहुत शौक था, इतना कि उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। वो कवियों, विद्वानों और संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। तो वो एक विजेता थे, एक कलाकार थे, लेकिन इन सब से बढ़कर वो एक साम्राज्य के निर्माता थे। अब हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो सदियों तक कायम रही। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। वो खुद ब्राह्मण धर्म को मानते थे, पर उन्होंने सभी धर्मों की इज्जत की। अपनी ताकत और संप्रभुता को साबित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया और महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा जैसी उपाधियां भी लीं। तो कुल मिलाकर देखें तो उनका असर हर तरफ था। राजनीतिक तौर पर उन्होंने भारत को एक किया, सांस्कृतिक तौर पर कला को बढ़ावा दिया और आर्थिक तौर पर सोने के सिक्के चलाकर देश को स्थिरता दी। असल में उन्होंने ही उस स्वर्ण युग की नींव रखी जिसके लिए गुप्तकाल आज भी जाना जाता है। तो अब जब हम समुद्रगुप्त के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, चलिए उस पहले सवाल पर वापस चलते हैं। क्या उन्हें भारत का नेपोलियन कहना वाकई सही है? ये टाइटल उन्हें दिया था मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने। उनका मकसद सीधा सा था, समुद्रगुप्त की सैन्य प्रतिभा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से करना, जो अपनी जीतों के लिए मशहूर थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। नेपोलियन को हम सब जानते हैं, वाटरलू में हार का मुंह देखना पड़ा था, पर समुद्रगुप्त कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। वो हमेशा अजेय रहे। इसलिए शायद नेपोलियन का खिताब उनकी पूरी शख्सियत के साथ न्याय नहीं करता। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक जोड़ने वाले थे। एक ऐसे शासक जिन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जहां कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंची। और यहीं पर यह चर्चा एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। जब हम इतिहास के इन महान शासकों को याद करते हैं तो हमें उन्हें किस रूप में देखना चाहिए? एक विजेता के तौर पर या एक निर्माता के तौर पर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।